Then the first question you have asked, that was epic similes. एपिक सिमिलीज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने ये बताना है कि सिमिली क्या होती है। मुशायबत डेविस शेर जैसा है, ये सिमिली है। सैटर्न का चेहरा ऐसे था जैसे सूरज को एक्लिप्स लगी हो, सूरज को ग्रहण लगी हो। चेहरे का साइज और उसके ना गुस्सा, उसकी नफरत, उसकी ब्लेजिंग, हर चीज़ इसके अंदर कवर होगी ना। दैट इज सिमिली। सिमिली की डेफिनेशन लिखेंगे, सिमिली के बारे में बताएंगे एक पैराग्राफ फर्स्ट। सेकंड पैराग्राफ में आप बताइए एग्जाम्पल। सपोज मिल्टन ने कहा सैटर्न लेविथियन की तरह है, हेल की नदियों में ऐसे पड़ा हुआ था जैसे लेविथियन एक बला पड़ी हुई थी। सी बीस्ट, ऐसा सी बीस्ट लगता था कि ये सी बीस्ट नहीं बल्कि समंदर में आइलैंड है। वेरी गुड। दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे, आप बताएंगे सैटर्न की शील्ड कैसी थी, चांद जैसी। वो चांद जो गैलीलियो की टेलीस्कोप में से नजर आता है। आप बताएंगे दैट इज ए फंक्शनल सिमिली, कि चांद के ऊपर पहाड़ हैं, चांद के अंदर सपोज रेत के टीले भी हैं, तो ये शील्ड भी ऐसी थी जिसके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे। क्यों? क्योंकि ये जंगजू की शील्ड थी। जो जंगजू की शील्ड होगी वो जख्मी होगी, टूटी हुई होगी, टेढ़ी मेढ़ी चिब्बी होगी। तो इतने बड़े चांद जैसी शील्ड उठाई हुई हो और उसके ऊपर पैटर्न बने हुए हों, पहाड़ बने हुए हों, तो पता लगेगा कोई बहुत बड़ा जंगजू है जिसकी शील्ड है। तो ये बड़ी फंक्शनल है सिमिली। सेम लाइक बताया गया है उसका जो हापून था नेजा, वो बहुत बड़ा था, बड़े लंबे दरख्त जितना था। रेबल एंजल्स को ऐसे कहा जैसे लूकस्ट का लश्कर होता है, यानी कि जैसे टिड्डी दल कहते हैं, जैसे छोटी छोटी नहीं, खटमल नहीं, वो आप नहीं उड़ाते थे वो बच्चे छोटे से, जिसे बम्बीरी भी कहते हैं, जहाज भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। हाँ, अच्छा, ये इस मौसमी एक हशरियात है। तो उस तरह की कोई हशरियात होते हैं जो लश्कर की सूरत में आते हैं, और जब वो आते हैं तो फसलें खा जाते हैं, वो दरख्त सारे खा जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं दरख्त, बिल्डिंगों को चिमट जाते हैं। तो ये रेबल एंजल्स भी स्क्रेंजर थे, ऐसे वैशी थे, हर चीज़ का सफाया कर देने वाले थे, बारबेरियन की तरह थे, वैशी थे रेबल। तो रेबल एंजल्स को कंपेयर किया गया बारबेरियन से, लुकस्ट से, और तीसरी जगह बताया गया जैसे जंगल के अंदर कोई एक नदी है, नदी में जैसे वो पत्ते पड़े होते हैं खिज़ां वाले, पीले पत्ते, और नदी अटी हुई होती है, ऐसे रेबल एंजल से हेल अटी हुई थी। तो आपके पास 3-4 ये सिमिलीज आ गई हैं। कोई और सिमिली याद हो तो 4 आपने, और 5 सिमिलीज के 5 पैराग्राफ्स किसी भी बुक से, एक्यूट पोएट्री से जब आप एक बार देखेंगे तो आपको कुछ कोटेशंस मिल जाएंगी, कोटेशन ऐड कर दीजिए कुछ सिमिली वाली, और एंड पर आप फाइनल एक कंक्लूजन दीजिए कि सिमिलीज बहुत अच्छी इस्तेमाल करता है। सिमिलीज वो दूर दराज से लेता है, स्ट्राइकिंग वन है, एपिक को सूट कर रही हैं, लाइक दिस। ये क्वेश्चन हो सकता है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस सिमिली? नो? ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन in loud voice please. Who do you think is responsible for the fall of man, Adam or Eve? Illustrated from book 9 of the Paradise. और ये 9 का क्वेश्चन है, आप पैराडाइज लास्ट बुक 1 में क्वेश्चन करें। इसका आंसर है who is responsible for the downfall of Adam and Eve? तो रिस्पॉन्सिबल इज सैटर्न। सैटर्न की वजह से ही ईव ने वो एप्पल खाया था, और एडम को भी कहा था कि आप भी खा लो। पर सर उससे तो बुक 9 के हवाले से नहीं पूछा कि उसमें भी थ्योरी है। बुक 9 को नहीं, बुक 1 को डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये आ जाए तो इसको हम छोड़ देंगे।
नहीं, तो आप बुक 9 को पढ़ें। बुक 9 इंतहाई ईजी है, इसलिए मैं उसे पढ़ाता नहीं हूँ। उसमें भी ये चीज़ें रिजेम्बल नहीं नहीं, बहुत ईजी है। बुक 9 इज़ वेरी इजी। लेकिन आपने इतनी बुक्स कर ली हैं, आपको बुक 9 इसलिए आपने पोप किया, डन किया, वाइड एंड सरी, वार्ड एंड सरे करके बैठे हैं, मिल्टन किया है, अब चौसर रह गया। चासर कर रहे हैं, तो फिर मिल्टन की बुक 9 पर जाने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप वीक स्टूडेंट हो, आसान चीज़ें करना चाहते हैं। अगर आसान चीज़ें करना चाहते हैं, सरे, वाइट, बुक 9, पैराडाइज लास्ट, और फिर नेक्स्ट कौन सी डन, वाइड डन कर सकते हैं साथ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। In Waiting a Paradise Lost, has Milton succeeded in justifying the ways of God to men? पैराडाइज लास्ट बुक 1 में, मेंशन नहीं किया हुआ। पैराडाइज लास्ट में क्या मिल्टन ने जस्टिफाई किया वाइज ऑफ गॉड टू मैन? ठीक है, यानी कि क्या मिल्टन ने खुदा के कौन कौन से रास्ते इंसान की तरफ आते हैं क्या बताए? इसका जवाब है, गॉड ने किसको पनिश किया? हेल में किसको फेंका? सैटर्न ने क्या किया? एरोगेंस, प्राउड था, एरोगेंस था, तकब्बुर था उसके अंदर। यानी कि मिल्टन बता रहा है जो शख्स भी तकब्बुर करेगा उसके साथ गॉड हेड लॉन्ग हर्ल्ड करेगा फ्लेम्स, उसको मिजरीज, दुख मिलेंगे। तो ये अच्छी बात हो गई, ये अच्छी बात है ना कि गॉड के खिलाफ खड़े नहीं होना, प्राउड नहीं होना, एरोगेंस नहीं करना। तो ये क्या हुआ? पहला पैराग्राफ हुआ कि गॉड का रास्ता बताया है कि गॉड के रास्ते पर चलना है, गॉड की मोहब्बत हासिल करनी है, तो प्राउड नहीं बनना, प्राइड नहीं होना चाहिए और एरोगेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात, गॉड के खिलाफ कोई स्टैंड करेगा। अब मैं खिलाफ की बात कर रहा हूं, मैं सवाल को इनलार्ज कर रहा हूं। गॉड के खिलाफ जो भी जंग करेगा हार जाएगा, शिकस्त खाएगा, ये भी रास्ता है। ठीक है, ये भी भलाई की बात है, गॉड का रास्ता है। ये दो सिंपल दो बातें की हैं मैंने। इसके साथ कोई और बात भी आपके जहन में ऐसी आती है, जो शख्स भी डिसओबीडियंस करेगा टू गॉड, एडम और ईव के मामले में, तो क्या होगा? गॉड उसे पनिश करेगा, डाउनफॉल हो जाएगी। तो ये भी अच्छी बात कर दी मिल्टन ने। 3 बातें हमने कही कि इस तरह से मिल्टन जस्टिफाई करता है वाइज ऑफ गॉड टू मैन। एक बात और मैं कहता हूं, जो मेरी सोच है, मैं ये कहना चाहता हूं, मिल्टन इस बुक में ये कहता है कि सैटन इंसान को रास्ते से भटकाता है और गॉड अपने बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सैटन अगर इंसान के साथ एक बुराई करेगा, गॉड 2 उसके साथ अच्छाइयाँ करेगा। सैटन 4 बुराइयां करेगा, उसके मुकाबले में गॉड 8 अच्छाइयाँ करेगा। तो गॉड तो इटर्नल प्रोवाइडेंस हुआ। फिर गॉड तो जालिम जाबिर हो ही नहीं सकता। गॉड ने तो इंसान को हमेशा फेवर ही देनी है। तो गॉड का ये रास्ता है इंसान की तरफ कि गॉड हमेशा इटर्नल प्रोवाइडेंस है, हमेशा हमेशा मेहरबानी करने वाला है। तो जस्टिफाई ऑफ वाइज ऑफ गॉड टू मैन। जो शख्स अब ये कहेगा कि गॉड इज क्रूअल, ही इज रॉन्ग, ठीक है, जो कहेगा गॉड इज क्रूअल, ही इज रॉन्ग। गॉड इज हमेशा इटर्नल प्रोवाइडेंस। और साथ अगर कोई ये कहेगा गॉड क्रूअल है नहीं, सैटन को मारा नहीं है गॉड ने, तो इसके 2 जवाब होंगे। एक तो गॉड उसको नुकसान करने में, पनिशमेंट देने में जस्टिफाई है, क्योंकि ऑलमाइटी के सामने वो खड़ा हुआ है, जिसने उसको बनाया उसके सामने खड़ा हुआ है। बाप बेटे की एरोगेंस बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो जस्टिफाई भी हो। ठीक है, एक तो इसका जवाब ये हो गया। और फिर दूसरी बात ये
कि जो भी जुल्म करके किसी के ऊपर अगर ओवरकम करना चाहता है वो नहीं कर सकता। सैटन के ऊपर गॉड ओवरकम कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि वैसे मटेरियल से बना क्यों क्योंकि गॉड ने उसको पनिश किया, मारा उसको। जब मारा बहुत ज़्यादा, उसको मिजरीज में रखा, उसने रेबल एटीट्यूड शो किया कि नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मेरी विल को आप कन्कर नहीं कर सकते। सिंपल मैंने 3rd 4th पैराग्राफ आपको ये बताया कि सैटन हमें रास्ते से भटकाता है, गॉड हमारे साथ डबल अच्छाई करता है। तो गॉड इज इटर्नल प्रोवाइडेंस दैट इज जस्टिफाई द वाइज ऑफ गॉड टू मैन। एक चौथा पे इसका 5th पैराग्राफ बनाएंगे। 5th पैराग्राफ क्या होगा, उसमें आएगा विलियम ब्लेक, पॉइजन ट्री वाला विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने कहा था, उसने कहा मिल्टन हैज नॉट जस्टिफाइड द वाइज ऑफ गॉड टू मैन, मिल्टन हैज जस्टिफाइड द वाइज ऑफ सैटन टू मैन। कि सैटन को इतना आइडियल बना दिया है मिल्टन ने कि एवरीवन इज लाइकिंग सैटन, एवरीवन इज मेकिंग हिज आइडियल सैटन। हर एक सैटन को आइडियल कंसीडर कर रहा है। तो इसमें आप ये कहेंगे, अगर आप समझते हैं कि ब्लेक इज राइट, ब्लेक एक बला का नाम है, तो उसने अगर कोई बात की तो बड़ी वैल्यूएबल होगी। तो अगर आप ये समझते हैं कि मिल्टन ने कोई जस्टिफाई नहीं किया वाइज ऑफ गॉड टू मैन, क्या जो प्राउड होगा गॉड उसको पनिश करेगा, ये बात तो वेरी कॉमन है। मिल्टन अगर बड़ा राइटर है तो उसके शान निशान नहीं है। अगर कोई गॉड के खिलाफ खड़ा होगा गॉड उसको पनिश करेगा। मिथ है, कहानी है, सुपरनेचुरल है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ये कौन सा कमाल कर दिया मिल्टन ने। मिल्टन का कद छोटा होता है, अगर आप ये बात सच्ची करते हैं तो फिर ला महल्ला आपको ब्लेक के साथ ठहरना पड़ता है। ब्लेक इज राइट। कौन सा इसने गॉड का रास्ता जस्टिफाई किया है। पैराडाइज लॉस्ट 1 को अगर आप देखते हैं, कोई जस्टिफाई नहीं हुआ गॉड का रास्ता, सैटन का रास्ता जस्टिफाई हुआ है जी। तो ये हम लोग चूज कर सकते हैं कि हम लोग इस तरफ रहें या उस तरफ। यस, यू कैन सिलेक्ट इट। आप उसको जवाब, नो ही हैज नॉट जस्टिफाइड द वाइज ऑफ गॉड टू मैन, He has justified the Saturn वाइज ऑफ सैटन टू मैन। आप ब्लेक के साथ ठहर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने सवाल को इनलार्ज करने के लिए 4 पैराग्राफ क्रिएट कीजिए, उसके बाद आप अपना फैसला दीजिए। हमारे पास ज्यादा मटेरियल फिर मिल्टन के साथ है ना, तो हम लोग उससे तो उससे आपका सवाल भी इनलार्ज होगा और आपके एग्जामिनर को भी ये पता होगा कि वो आर्गूमेंट्स भी हैं, ये आर्गूमेंट्स भी हैं, शी इज या ही इज न्यूट्रल। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन या एनी क्वेश्चन अबाउट दिस। अगर हम दोनों को एक्सप्लेन करना चाहें तो आपको एक फैसला देना चाहिए। शुरू में वो सैटर्न को जो है उसको वो करता है, मतलब प्रोटैगनिस्ट शो कर रहा है, और एंड में वो एडम को करता है। Double हमने change पैराडाइज लास्ट itself खुद है, 3 चीजें क्रॉस कर। नहीं, पैराडाइज लास्ट कंप्लीट नहीं पढ़ी ना, या तो 12 बुक्स हम रीड करें, स्टडी करें। एग्जामिनर तो हमारे कंप्लीटली कंप्लीट करेगा ना। सर उसको वो कहता है, मोस्टली कहता है कि पैराडाइज लास्ट बुक 1 के हवाले से बताएं कि हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट। सैटर्न बनता है, सैटर्न और बनता अगर है। उल्टी होल पूछे तो जब उसने कहा कि जस्टिफाई करता है गॉड के रास्ते, तो पर्पस पूछ रहा है पैराडाइज लास्ट के मुताल्लिक ही पूछ रहा है, सारा ओवरऑल नहीं पूछ रहा आपसे। अब इसने मेंशन किया था यहाँ पे? इसमें मेंशन नहीं किया नहीं, यहाँ पे तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा ना, कि 1 का ही पूछा है। 1 का ही पूछे, जो भी आएगा हमने 1 का ही लिखना है, अगर मेंशन नहीं किया हुआ। मेंशन नहीं किया हुआ। सवाल पर डिपेंड करता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ ईव एंड एडम। कोई सवाल भी नहीं जवाब देता, आगे नहीं बताता कि पैराडाइज लास्ट में से बताएं, तो इसका मतलब वो बुक 1 को भी टच कर रहा है, बुक 9 को भी टच कर रहा है। सर दिया हुआ एक क्वेश्चन बुक 9 और बुक 1 दोनों का। कईयों में मेंशन किया हुआ है, कईयों में नहीं तो किया। आप मौके की मुनासिबत से उसे जज करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया, सर मैं बोलूँ? जी जी पूछिए। Do you agree that Saturn in book 9 is totally and contrastingly different from his first appearance in book 1 of the Paradise Lost? Discuss the reason of his degradation. अच्छा, बुक 9 में वो कहता है कि सैटर्न उस तरह नजर नहीं आया जिस तरह बुक 1 में पोटेंट, पावरफुल, डिटरमाइंड नजर आया है। तो ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर, अगर आपको पैराडाइज लास्ट 9 की
स्टोरी सिर्फ पता है, समरी सिर्फ पता है। मैंने बुक एक्यूट पोएट्री में दे दी है समरी। अगर सिर्फ समरी पता है कि हुआ क्या है, और वेरी सिंपल एक मैटर है, बस वो जहाँ पर सैटर्न ने जाकर ईव एंड एडम को भटकाया है वो पॉइंट दिया गया है उस बुक में। एक जगह वही मैं आपसे वही बात कह रही थी कि बुक 9 के अंदर उसका डाउनफॉल बता रहे हैं और बुक 1 के अंदर उसका प्रोटैगनिस्ट शो कर रहे हैं। नहीं, बुक 9 में सैटर्न की डाउनफॉल नहीं दिखाई गई। सैटर्न में को दिखाया गया है कि ही इज लाइक अ सर्पेंट, सांप की तरह वहां जाकर वो चाल चल रहा है, भटका रहा है। एक लीडर जो इतना बड़ा जंगजू है, इतनी फौज लेकर ठहरा हुआ है, पोटेंट, वो हेल को कहता है ओ प्रोफाउंडेस्ट हेल रिसीव द न्यू पोजेसर, वो शख्स सांप बन के छुपता फिर रहा है। तो ये डिग्रेडेशन तो है ना, ये डिग्रेडेशन तो है ना, कि वो डाउनफॉल तो हो गया ना। डाउनफॉल इस सेंस में नहीं, यानी कि उसका म्यार नीचे आया है, स्टेटस नीचे आया है। ठीक है, सिर्फ ये बात डिस्कस करनी है। वो कहता है आप इससे एग्री है। हाँ, तो एग्री है, मैंने बताया एग्री है कि आखिर में वो सरपेंट बन के चाल चल रहा है और इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In waiting, the paradise lost as Milton succeed in justifying the Okay, now what is the question now? Compare and contrast Milton's presentation of Adam and Saturn in Paradise Lost. Milton की presentation Adam Contrast एडम एंड Saturn. सैटर्न की बुक 9 का क्वेश्चन है। book 9 है। जी, तो हम एक पैराग्राफ क्रिएट किया। रेज क्वेश्चन। Milton was Saturn's party without knowing it. Support or refute the statement. मिल्टन जानते हुए या ना जानते हुए है वो सैटर्न की पार्टी का। सर जो कल ब्लेक जो बात कर रहा है वो बात ये हो रही है कि मिल्टन ने जानते हुए या ना जानते हुए सैटर्न को फेवर दिया और सैटर्न को हीरो बनाया है। एंड ही हैज जस्टिफाइड द वाइज ऑफ गॉड टू मैन, वाइज ऑफ सैटर्न टू मैन, ये वो बात की जा रही है। यानी सर अगर पेपर में क्वेश्चन आता हुआ इज द हीरो पैराडाइज लॉस्ट तो हम पे भी इसी को करेंगे ना। हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? सैटर्न इज द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। वेरी सिंपल डिसीजन। उसमें लिखा है knowingly और unknowingly Milton was not on the side of devil. अच्छा, Saturn was required to made of him. बहुत heroic खूबसूरत बात है। dimensions. वो required है उसका जिसको made of man. और इसका बिल्कुल ठीक है। मिल्टन जानते हुए या ना जानते हुए सैटर्न की पार्टी का नहीं है। ठीक है, अच्छा, सैटर्न की पार्टी का नहीं है, क्यों? एपिक की रिक्वायरमेंट्स ही यही हैं कि हीरो जो है वो पावरफुल होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। dimensions होने चाहिए उसके। ठीक है, तो आप इस सिम्त में लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें जो मैंने कल सवाल बताया है कैरेक्टर स्केच ऑफ सैटर्न, उसका कंक्लूजन मैंने वही निकाला है जो ब्लेक का है कि है ये हीरो और ये मिल्टन जो है ना इसकी पार्टी में। पहले हम ये बताते हैं कि भाई नहीं मिल्टन ने ऐसा कुछ नहीं किया, बाद में हम आर्गूमेंट इस तरह के देते हैं कि वो डिटरमाइन हो जाता है कि नहीं ये उस पार्टी का है। सर फिर हम लोग इस तरीके से कहते हैं ना कि एपिक की क्वालिटीज को हम लोग मद्देनजर रखते हुए उसको सैटर्न को कह रहे हैं कि वो हीरो है। लेकिन एपिक की, अब देखिए सवाल आता है, आप लिखते हैं कि जी एपिक की रिक्वायरमेंट्स ये थी इसलिए सैटर्न को इतना पोटेंट करेक्टर बनाया गया। ठीक है ना, और भाई एपिक की तुम्हारी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तुमने एक कौम को या तहजीब को तो परेशान कर दिया ना कि हु इज़ द हीरो ऑफ द, हु इज़ द हीरो ऑफ नेशन, हु इज़ द हीरो इन रिलीजन। तो ओवरऑल तो असर यही किया ना कि सैटर्न तो पोटेंट है, चाहे आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है। उसका स्टेटस एंड पर डाउन फिर क्यों करते हैं? अगर हीरो को इतना उसको तो बिल्कुल ही नीचे गिरा दिया, उसे पकड़ के वो सरपेंट की तरह उसको ईव को भटका रहा है और स्टेटस भी उसका क्यों डाउन किया गया? पहले वो इतना ऑल इन ऑल तो उसने भाई अपनी जान भी बचानी थी, वो अंधा जरूर था लेकिन जान उसे प्यारी थी। तो उसे कहते बस सीधा ही हो जाए बंदा। जैसे फास्टेस्ट में भी ऐसे ही हुआ है, पहले हाँ। तो बहुत ज्यादा है, एंड पे आगे उसका डाउनफॉल। बिल्कुल सही है, देखिए पीरियड भी सेम है, पीरियड भी सेम है, रेनेसां पीरियड है। और वहीं 16th सेंचुरी, वहीं वो 16th सेंचुरी जहाँ पर कापरनिकस को नज़रबंद किया जा रहा है जो रिलीजन के खिलाफ है, जहाँ पर ब्रेनो को जिंदा जलाया जा रहा है, गैलीलियो को नज़रबंद किया जा रहा है, ये वहीं पीरियड चल रहा है। वहाँ पर रिलीजियस लोग वो लड़ रहे थे लिबरल आज़ाद ख्याल लोगों के साथ,
जैसे आज पाकिस्तान में सूरत हाल है जी। इन दोनों जो आइडिया वो मिक्स करती हैं कि हम लोग लिबरल भी हैं और एंड पे जाकर उन्होंने जब उसका डाउन वो बचना, वो जो एंड पर जाकर वो उसे वीक करते हैं अपने हीरो को, एक्चुअली वो बच अपने हीरो को जब वीक करते हैं, दर हकीकत वो अपनी जान बचा रहे होते हैं। लेकिन ये देखें, अच्छा इससे दो फायदे होते हैं, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो उनकी जान बच गई राइटर की, दूसरा जब ऑडियंस या रीडर उसे पढ़ता है वो उसके साथ हार्मनी बना लेता है, ब्रिज बना लेता है अपनी हीरो के साथ। जब हीरो के साथ ब्रिज बन के और उस हीरो का डाउनफॉल हो जाता है तो वो ज़्यादा ही हो जाता है कि इसका डाउनफॉल क्यों हुआ है। अगर वो हीरो सैटर्न विन कर जाता पैरेडाइज लॉस्ट में तो हम हमेशा कहते नहीं नहीं ये हीरो नहीं है। अब जब उसकी डाउनफॉल हुई तो हम सिंपैथी में आ गए, नहीं नहीं से हीरो होना चाहिए था। तो हम आशिया बन गए। तो ये डबल फायदा हो गया ना, आवाम ज़्यादा उसकी फेवर में चलेगी सैटर्न के। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है। तो अब हम लोग सैटर्न के मिल्टन जो था वो डेविल की, वो सैटर्न की आप कहें कि पहले कहेंगे कि मिल्टन को रिक्वायर्ड था एक पोटेंट करेक्टर अपनी एक पोटेंट एपिक के लिए, ये वजूहत थी। ही इज़ नॉट लुकिंग हीरो। स्पीचेस पर आएँ और कहें कि ही इज़ लुकिंग हीरो, और कुछ भी हो वो है हीरो पैराडाइज लॉस्ट 1 का, और मिल्टन इज़ इन द फेवर ऑफ डेविल्स पार्टी। ये भी बुक 9 का दिया हुआ ना, तो कौन सा वाला टेम्पटेशन सीन। सर फिर बोलो। क्वेश्चन ऊंची आवाज में, लाउड वॉइस, ताकि रिकॉर्ड हो वाज़ेह। Paradise Lost shows Milton as Christian humanist using all the resources of the European. पैराडाइज लॉस्ट जो है वो ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन दुनिया की है। इसके अंदर जो चीज़ें, जो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, जो मिथ इस्तेमाल की गई है, जो इमेज इस्तेमाल किए गए हैं, वो लिए गए हैं of the European literary tradition. यूरोपियन लिटरेरी Tradition ट्रेडिशन जो थी वहाँ की मौजूद थी, वहाँ से ली गई चीज़ें that had come down to him, जो उस तक आप पहुँची थी biblical, classical, बाइबल के ज़रिए, क्लासिकल यानी ग्रीक्स के ज़रिए, होमर और विर्जिल के ज़रिए, medieval, मिडीवल, और मिडीवल एज में जो लिटरेचर था, मिडीवल एज में जो लोग गॉड के ख़िलाफ़ जा रहे थे, जो फ़िलासफ़र आए थे, तो डेकार्ट जैसे लोग आए थे, तो वहाँ से भी ट्रेडिशन कुछ पहुँची थी, कुछ इमेज पहुँचे थे, कुछ बातें पहुँची थी उसके पास आगे। and Renaissance discussed. और ऐसा इट्स मीन दैट पैराडाइज लॉस्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 4 और 5 थिंग्स। उसके अंदर एट द सेम टाइम बाइबल भी है, एट द सेम टाइम यूरोप की ट्रेडिशन भी है, एट द सेम टाइम उसके अंदर मिडीवल एज की फ़िलासफ़ी भी है, एट द सेम टाइम ग्रीक वालों के वो पोटेंट हीरोज़ भी हैं, ग्रीक वालों के होमर और विर्जिल के बनाए हुए अंदाज, स्टाइल, लैंग्वेज, वो चीज़ें भी हैं, और लास्ट में क्या है, Renaissance. और रेनेसां की क्वालिटी सारी मौजूद है। तो हमने पिछले दिनों ये बात डिस्कस की है। अब जितनी बातें यहाँ पर क्वेश्चन में रेज की गई, इतने पैराग्राफ हैं। सर क्लासिकल एपिक का क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। तो बेटा पहली बात क्या कि इसने बाइबल, आप कहें गॉड बाइबल का करेक्टर है, और बोलो नहीं है, गॉड बाइबल का करेक्टर है ना बेटा। गॉड वहाँ से लिया गया, एंजल्स बाइबल के करेक्टर्स हैं, वहाँ से लिए गए, और सैटन बाइबल का करेक्टर है, एडम, ईव। तो ये एक पैराग्राफ हेल्दी बन गया। मुस्कुराओ तो सही जरा आप। अच्छा, क्लासिकल से आए, क्लासिकल वो जो उन्होंने क्लासिकल पोएट्री से उसने एपिक का सारा कुछ लिया था। एपिक की जो कन्वेंशन है वो सारी क्लासिकल में डाल Medieval में दें, क्या ठीक है। मिडीवल में आप अपनी तरफ से बने। यार मेरी बात सुनो, इतने पैराग्राफ लिखोगे, एक पैराग्राफ अपनी तरफ से चल जाएगा। सर उसमें पता तो चले, एक में उसमें खेरा बता रहा हूँ, एक बताया है डिकॉट, अच्छा ठीक है। आप सिंपल किसी का नाम याद न रखें, ये कहें कि मिडीवल एज में क्योंकि गॉड की फेवर में बहुत कुछ लिखा गया था, गॉड को इंटरप्रेट किया गया था, ठीक है, चर्च स्ट्रॉन्ग था। उस वक्त जो लोग चर्च के ख़िलाफ़ होना शुरू हुए थे, या उस वक्त जो एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर से इम्प्रेस होकर
उसने एक रिलीजियस पोएम लिखी। इतना तो कह सकते हैं ना कि रिलीजियस एटमॉस्फेयर था उससे तो मुतासर होकर रिलीजियस चीज़ लिखी है, और Renaissance वगरना तो वो कोई और फास्टस की तरह ही कोई चीज़ लिख सकता था। वैसे लिखी तो इसने भी वैसी चीज़ है, लेकिन फिर भी इसने सब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया है वो रिलीजियस सब्जेक्ट लिया है, मिडीवियल से इम्प्रेस हो गया। अच्छा, अगली बात कौन सी है? रेनाइसा में उसमें लस्ट ऑफ नॉलेज, लस्ट ऑफ नॉलेज, उसके बाद फिर उसने कहा था कि एक प्राइड है नहीं लिबरल होना, फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम, इंडिविजुअलिज्म, पावर, वेरी गुड, करेज है, एक्सप्लोर करना चाहता है हेल को, इनफर्नल वर्ल्ड को, एंड बेटर टू रन इन हेल देन सर्व इन हेवन। सर्व इन हेवन। वो हुकूमत करना चाहता है। तो ये आपका एक पैराग्राफ और हेल्दी हो गया नैसा का। रेनाइसा का तो हमें थोड़ा पता है। अच्छा, खुद से पता बनाने वाली बाकी चीज रहे कौन सी गई है? सारी चीजें डिस्कस हो गई। आप तो सिर्फ आपने इंग्लिश में लिखना है इसे। आप कह सर बातें करने तो बड़ी आसान है, लिखना तो मसला है। बातें तो हम बैठे हैं उस टाइम हमें आइडिया नहीं आ रहा होगा क्या लिखें, लिखना आ रहा होगा लेकिन आइडिया नहीं होगा। अब जो कॉन्सेप्ट करेंगे नहीं तो होता याद है, रहेगा इसको ना। बैठे रगड़ा मारना 2015 वाले में क्या आया हुआ? अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चन बुक 9 के हैं। बुक 9 की एक समरी तैयार करनी है जस्ट इसी एक्यूट पोएट्री में से, और उसके मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस बनाए हैं। एक है टेम्पटेशन सीन वाला कि टेम्पटेशन सीन कैसा है, और एक क्वेश्चन और बनाया है। अगर आप बुक 9 पर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। टेक्स्ट भी उसकी पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस टेक्स्ट। उसका नहीं क्वेश्चन आया हुआ टेक्स्ट का टाइम नहीं ऑलरेडी। देखिए, अगर मैं पैराडाइज लास्ट 9 पढ़ाता हूँ, फ़ायदा आपको ये है कि आपको एक आसान चीज़ मिल जाती है। नुकसान आपको ये है कि आप एक बड़े राइटर को भूल जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप या पोप से महरूम हो जाएंगे, या डन से महरूम होंगे, या चासर से महरूम होंगे। अगर इनसे नहीं होते तो सर एंड वाइट से होंगे, जो इंतहाई आसान है। और फिर वो बाद में उसके रेफरेंस आगे आपको वहाँ से आबा खाडा का पता चल जाता है सर एंड वाइट से। ठीक है, तो ये चीज़ें से महरूम रह जाएंगे। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट की है। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, आप क्या बता रहे थे कि बुक 9 की जो समरी दी हुई है और 2 क्वेश्चन है ये वाली ना? जी 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 जी। ये तो अब आंसर किया है। समरी तो नहीं है। ये है टेम्पटेशन सीन वाला, इसकी समरी नहीं दी।